आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं मौजूद हूं साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब के साथ। बात करूंगा 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, इंडिया इत्तेहाद को लेकर के क्या तैयारी है, किस तरीके से क्या उम्मीदें हैं और चुनाव जो है वो कैसा होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप देख लीजिए कि पूरा ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव फिरका परस्ती पर, कम्युनलिज्म पर मबनी है। तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी जो है अपोजिशन की होने जा रही है, क्योंकि अभी तक जो तस्वीर सामने उभरी है वो ये कि इंडिया इत्तेहाद कहीं बिखरा जा रहा है। तो इसका क्या असर पड़ेगा इसी पर, क्योंकि मोहम्मद अदीब साहब चुनाव का भरपूर एक्सपीरियंस रखते हैं और वो जानते हैं कि क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है। तो आइए मोहम्मद अदीब साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है, शुक्रिया। आपका इस्तकबाल है। 2024 करीब आ गया और जो माहौल है उसमें आपको क्या लग रहा है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है, कैसा मतलब माहौल बनाया जा रहा है? क्या इससे पहले इस तरीके का माहौल आपने देखा? देखिए, मेरे ख्याल से किसी दुनिया में ये नहीं हुआ होगा कि इलेक्शन जीतने के लिए अपने मुल्क को तबाह कर दिया जाए, मुल्क की कदरों को ख़त्म कर दिया जाए, मुल्क के आइन को ठुकरा दिया जाए सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। ये तो पहली बार मैं नहीं बल्कि दुनिया देख रही है कि ऐसा भी निज़ाम हुआ। इससे पहले जर्मनी ने ज़रूर देखा था कि जब वो हिटलर आए तो वो कोई तलवार लेके नहीं आए थे, बंदूक लेके नहीं आए थे। उन्होंने पूरी बुनियाद झूठ पे रखी थी। हिंदुस्तान की बदनसीबी ये है कि यहाँ हमेशा जो भी तहरीक चली है झूठ पे हुई। अगर सबसे पहले की बात करें, बाबरी मस्जिद में जब मूर्तियां रखी गईं और कहा भगवान प्रकट हो गए, वो एक बड़ा मूवमेंट बना झूठ की बुनियाद पर। जेपी वीपी जेपी मूवमेंट चला, कहा कि साहब वो अब्दुल गफूर बेईमान है। बिहार की तारीख में सिर्फ दो ही ईमानदार चीफ मिनिस्टर आए हैं, या तो कापुरी ठाकुर जिनको अभी भारत रत्न दिया गया, या अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर खराब चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, कोई और कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी पर किसी को शुभा नहीं था। लेकिन चलाया गया कि साहब ये बेईमान है। और साथ ही साथ जनसंघ ने, उस जमाने में जनसंघ थी, तो वो ये खामोशी से तहरीक चलाती थी कि गाय हमारी माता है, अब्दुल गफूर उसको खाता है। यहां से माहौल तैयार हुआ तो बीजेपी भी उठना शुरू हुई। तीसरी लड़ाई शुरू हुई बोफोर्स के नाम से कि साहब वो इतने लाख करोड़ खा गए झूठ की बुनियाद पर। वो तहरीक चली, सरकार बदल गई। उसके बाद ये सरकार, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने कहा बोफोर्स में से उनकी लड़ाई हुई थी, यहाँ उन्होंने कह दिया कि वो स्कैम हो गया, 1 लाख घोटाला और फलां धमाका। कहीं कोई सबूत नहीं, वो भी झूठ पे। आज की जो तहरीक चल रही है ये भी एक झूठ की बुनियाद पर, और उस झूठ की बुनियाद पर ये मुल्क तोड़ने की नौबत आ गई है। कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसी नहीं, आज की तहरीक से क्या मुराद, क्या? आज की तहरीक ये है कि नफरत करो। हिंदुस्तान की सारी मसाइल मुसलमानों की वजह से हैं, और ये बेरोजगारी हो, कमजोरी हो, बंद हो, सब कुछ हो, ये मुसलमान है। और मुसलमान को टारगेट करके जब इलेक्शन लड़ा जाए और ऐसी शक्ल में जब अदलिया और इंतजामिया मिल के काम करें, तो फिर क्या होने वाला है। जहां तक इस इलेक्शन की बात है, अगर जमीनी सतह पे देखिए तो ऐसा लगता है कि मोदी साहब जा रहे हैं। मोदी साहब 400 का ऐलान कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ईवीएम उनके पास है। ये बात साबित हो गई है कि ईवीएम में बेईमानी होती है और हो रही है, और कई लोगों ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया। अफसोसनाक बात है कि इलेक्शन कमीशन टाइम तक नहीं दे लेकिन रहा। अदीब साहब, कांग्रेस तो इसकी मुखालफत नहीं कर रही, कांग्रेस तो नहीं कह रही कि ईवीएम से ना हो। नहीं नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखें, मैंने उनका एक प्रोग्राम देखा दिग्विजय सिंह का, जिन्होंने डिस्प्ले करके दिखाया। नहीं, दिग्विजय सिंह कांग्रेस नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं,
दिग्विजय सिंह की कौन कांग्रेस है सुन नहीं रहा है? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि उनकी रेजोल्यूशन पास हुए, उन्होंने लड़ाइयाँ करी हैं, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है अगर ईवीएम में बेईमानी नहीं होगी तो बीजेपी कम से कम 100 सीटें कम हारेगी, कम से कम। नहीं, लेकिन अगर नहीं होगी क्या मतलब है? कौन नहीं चाहेगा? अगर करने पे आएंगे तो फिर नहीं तो ये तो देखिए दो चीजें हैं इस मुल्क में। मुझे बज़ाहिर जमीन पे तो ये लगता है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। मैंने आपके चैनल पे भी कहा था कि अगर सरकार बन भी गई तो मोदी नहीं प्राइम नहीं मिनिस्टर नहीं बनेगी क्या मतलब? ऐसे कि नहीं बनेगी बस? उसकी वजह यह है कि मैक्सिमम सीटें जो इनका मैक्सिमम जो सीटें थी वो ये ऑलरेडी ले चुके हैं। इन्होंने अभी एक माहौल बनाया 22 जनवरी को और पूरा एक ऐसा जश्न मना के आज़ादी की लड़ाई जैसे जीत ली हो, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट साउथ में तो पड़ना नहीं है, उसका इम्पैक्ट पड़ना है हिंदी बेल्ट में। राजस्थान में 25 में 25 है, 26 सीटें तो है नहीं कि बढ़ जाए, तो बढ़ने का सवाल नहीं, कमी होंगी। इसी तरह से हरियाणा में 10 की 10 हैं, तो उसमें भी कुछ कम होंगी। यूपी में 7 है, उसमें भी कुछ कम होंगी। दिल्ली में सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में 25 में 22 सीटें इनकी थी, वहां भी 10-20 कम होंगी। अगर आप मध्य प्रदेश में देखें, वहां 28 में 27 थी। नहीं, लेकिन अदीप साहब कम कैसे होगी? इत्तेहाद इंडिया अलायंस बना था, इतना वो कर रहा था, देखिए इंडिया नहीं, देखिए मतलब अगर कोई आदमी ये समझता है कि अलायंस 100% फिजिबल है तो नहीं है, और कहीं कहीं पर अलायंस नुकसानदेह भी है। मिसाल के तौर पर अगर ये अलायंस बंगाल में हो गया तो बीजेपी को सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वजह यह है कि जो ममता बनर्जी से नाराज तबका है वो जाएगा मोदी के पास। लेकिन अगर 3 कॉर्नर लड़ाई हो रही है तो जो ममता से नाराज है वो बीजेपी से खुश नहीं है, मजबूरन जाता, उसके पास ऑप्शन है कि वो लेफ्ट में चला जाए या कांग्रेस में चला जाए। तो वहां अलायंस की जरूरत नहीं है, बल्कि वहां अलायंस नहीं होना चाहिए। और यूपी में भी मायावती के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए। मायावती का कोर वोट जो है वो अभी तक ये बात साबित हो गई है कि उनका जो बाकी वोट था, उनकी अपनी बिरादरी का वोट छोड़कर बाकी सब के सब बीजेपी में चले गए। अगर मायावती खड़ी होती हैं और मजबूती से लड़ती हैं तो वो वोट अगर वो रोकेंगी तो वो अलायंस का वोट नहीं होगा, वो वोट होगा बीजेपी का। तो बीजेपी जहां चंद छोटे मार्जिन से जीती है वहां उसको नुकसान होगा। तो मैं समझता हूं कि यहाँ यूपी में जो अलायंस की बात हो रही है, अगर वो अलायंस बनता है और ऑलरेडी, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी तो नहीं बन पा रहा है अभी भी। नहीं इन प्रिंसिपल देखिए दोनों चाहते हैं। अब ये तो टूथिंग प्रॉब्लम होती है कि हमारा कैंडिडेट लड़े या उनका कैंडिडेट लड़े, ये तो आखिरी वक्त तक चलेगा, ये नेचुरल होता है। एक अपनी पार्टी के अंदर भी अगर आप एक ही पार्टी के दूसरे को टिकट दे दिया तो कुछ दिन तक वो भी नाराज रहता है। तो ये तो ऑब्वियस अलग अलग पार्टियां हैं। लेकिन वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी, इस अलायंस के वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी में बहुत फायदे होने वाले हैं। सेंट्रल यूपी में लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस की है। कांग्रेस को कुछ फायदा यूं हो सकता है कि अगर उनको अलायंस का कुछ वोट मिल गया यानी मुलायम सिंह का, तो वो 2-4 सीटें बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज बीजेपी को कहीं डायरेक्ट ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। जहां मैं समझता हूं सबसे अहम इलेक्शन जो होना है वो यूपी और बिहार का। बिहार में नीतीश को 17 एमपी हैं उनके। अब वो 17 एमपी जो हैं वो अब बहुत मशकूक हो गए, क्योंकि उनके साथ पिछली बार मुसलमानों का वोट काफी मिला था। अब मुस्लिम वोट उनको नहीं मिलने वाला है। पिछली बार आपको याद ही होगा कि इमारत शरिया जो वहाँ काफी इन्फ्लुएंस बड़ा मदरसा है वो सपोर्ट कर रहा था, और अब उनको, क्योंकि ये कहना कि मुसलमान बीजेपी को वोट देता है झूठ। जितने वोटों की ये बेईमानी करते हैं, 5-10% वोट तो मुसलमान का काट देते हैं, और हम ऐसे बदनसीब हैं कि हम उसको फॉलो नहीं करते। और 5-10% वोट जिसमें ये बेईमानी करते हैं
वो कह देते हैं कि साहब ये मुस्लिम वोट है। तो बीजेपी अपनी सीटें चाहे कुछ बचा भी ले जाए, नीतीश की सीटें जरूर कम होने जा रही हैं, ये तो बिल्कुल नहीं श्योर है। तो कांग्रेस, आरजेडी या अखिलेश यादव क्या ये अपने, जिनको सेकुलर वोट कहते हैं, क्या ये ला पाएंगे, या फिर बीजेपी जो है ले जाएगी वोट बैंक जिस तरीके का माहौल? क्योंकि खड़गे ने तो ये कह दिया कि भाई 24 में अगर हम हारे तो फिर कोई चुनाव नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह यह है कि जो जिस तरह के आज एक ही चीज बची थी वो हमारी अदलिया थी। जिस तरह के अदलिया के जजमेंट आ रहे हैं हैरत अंगेज हैं। खासतौर पे आप देखिए ज्ञानवापी मस्जिद में मुकदमा चल रहा है, अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन पूजा की इजाजत दे दी गई। ये कभी कभी सुना मैं आपने? कह रहा हूँ वहां तो 93 में से पहले होती थी। जी, वो कह रहे 93 से पहले तो होती थी। ये तो हर चीज बनगढ़ंत हो रही है ना। हर चीज ये तय हो रही है। अभी महरौली में मैंने आज ही पढ़ा अखबार में कि महरौली में एक मस्जिद गिरा दी। भाई कोई हिसाब क्या उनका नहीं देखा जाएगा। तो अब इसके बाद इस मुल्क का क्या होगा मुझे नहीं अंदाजा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान 24 के इलेक्शन में अगर मुसलमानों ने समझदारी से काम नहीं लिया और सेकुलर हिंदुओं को नहीं जोड़ पाए तो हिंदुस्तान के साथ जो कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन दुनिया में मुसलमानों की औकात म्यांमार और जो आज फिलिस्तीन का हाल है वो हो जाएगी। क्योंकि अब इससे ज्यादा जब आपका आइन नहीं बचेगा, आइन तो ये कह रहा है कि भाई कोई भी रिलीजियस जगह जो 1947 में थी वो कायम रहेगी, मौजूद है। अदालत नहीं मान रही, उस वक्त तो ऑफिशियल हो जाएगा। आज पार्लियामेंट में सवाल भी हुए हैं कि इसको हटा दिया जाए। तो अब मैं समझता ये हूँ कि ये 24 का इलेक्शन जो खड़गे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि अगर वैसे जमीन पे देखें तो इस वक्त इनका जो सबसे बड़ा खेल था वो 22 जनवरी का, उसमें उनको वो सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि एक बड़ा तबका हिंदुओं का जो सच में सनातन धर्म को मानता है वो तो उनके साथ गया नहीं। तो अब इनके पास सिर्फ दो ही मतलब कुल ये कह सकते हैं कि मतलब गुंजाइश है, ये हार सकते हैं, नहीं, लेकिन अगर ऑन पेपर तो ये हार रहे हैं। हाँ। मैनिपुलेट करके ये कुछ भी कर सकते हैं। जब एक 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 सिटिंग एमपी को वो चीफ मिनिस्टर को जेल भेज सकते हैं और अदालत उसको उसको रोक नहीं सकती है, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। अभी केजरीवाल के साथ भी होगा, जितने इस तरह के लोग हैं सबके साथ होगा। केजरीवाल का बयान भी आया कि भाई अगर मैं उधर चला जाऊं तो मुझे माफ कर देंगे। ये सब हथकंडे करेंगे। और जहां तक मेरा अपना ख्याल है कि ये इलेक्शन 1-2 महीने पहले भी होगा, इससे पहले कि, क्योंकि सीट अरेंजमेंट तो हो गया है। देखिए अगर बिहार में और यूपी में और महाराष्ट्र में, अगर इन 3 बड़ी स्टेटों में अगर अलायंस हो जाता है और सीट अरेंजमेंट हो जाता है तो कतन कतन ये नहीं जीत रहे हैं। क्योंकि मेरी समझ से न पंजाब में अलायंस होना चाहिए और न बंगाल में होना चाहिए। ये दोनों स्टेट ऐसी हैं जहां अगर मिल गए तो फिर वोट जो है वो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से नाराज हैं लेकिन कांग्रेस को भी पसंद नहीं करते। अब अगर वो कांग्रेस भी वहां खड़ी है और वहां बीजेपी भी खड़ी है और एक तीसरी अकाली भी खड़ी है, तो फिर अकाली का वोट बीजेपी में नहीं जाएगा, वो अकालियों के लिए साथ जाएगा। तो उसका एडवांटेज और उसका नुकसान बीजेपी को होगा। अगर वो नहीं खड़े होते हैं तो फिर अकालियों को सारा वोट उनको चला जाएगा। यही सिचुएशन बंगाल में है। जो ममता बनर्जी से खिलाफ लोग हैं, लेफ्ट वहां बहुत बड़ी पावरफुल में था, वहां जो असम जो इस वक्त हिंड्रेंस है कि वहां करीब करीब 30% मुसलमान है और वो 30% मुसलमान की लड़ाई असम हो रही है, लेफ्ट, कांग्रेस और इनमें। लेकिन जो दूसरी कौमें हैं उनके साथ मसला ये है कि वो किसी तरफ भी जा सकते हैं। इसलिए वहाँ तीन तीन की लड़ाई जरूरी है, मैं समझता हूँ। वहाँ अलायंस नहीं होना चाहिए और यूपी में बिहार का अलायंस नहीं होना चाहिए।
ये मैं समझता हूँ कि मायावती के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए। तो चलिए बहरहाल हम देखेंगे क्या होता है। तो ये थे मोहम्मद अदीब साहब, जिन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर के एक तफसील बयान की है कि कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए, और ये इनका कहना है कि बीजेपी और मोदी को हराया जा सकता है, लेकिन कुछ अहम इकदाम करने होंगे। बहरहाल ये फैसला पार्टियों को करना है, वो किस तरीके से चुनाव लड़ेंगी और 2024 में क्या होगा, ये सब हम देखेंगे और इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।